हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं साइंस प्लस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके होने के, कैसे इसे डायग्नोज किया जाता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के। तो सबसे पहले बात आता है कि ट्यूमर कहते किसे हैं, ट्यूमर क्या होता है। तो ट्यूमर एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे बॉडी के किसी भी रीजन में, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल का एबनॉर्मल और रैपिड ग्रोथ और डिवीजन होना शुरू हो जाता है। और उस रैपिड डिवीजन के कारण वहाँ पे उस लोकेशन पे सेल का एक बड़ा सा मास स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो देखिए, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होने के बेसिकली दो रीज़न हैं, दो कारण से सेल डिवीजन होता है। सबसे पहला रीज़न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के बेटर ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होता है। और दूसरा रीज़न है किसी भी इंजरी को हील करने के लिए। मान लीजिए आपके बॉडी के किसी लोकेशन पे कुछ भी इंजरी है, कुछ भी कट गया, फट गया, तो उसके हीलिंग के लिए सेल डिवीजन होता है। तो बेसिकली यही दो मेन रीजन है, यही दो रीजन ही हैं जिसके कारण सेल डिवीजन होता है। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंजरीज को हील करने के लिए। पर जब कभी भी सेल डिवीजन का जरूरत ना हो, इन दोनों रीजंस के अलावा जब सेल डिवीजन शुरू हो जाए और रैपिड सेल डिवीजन शुरू हो जाए, वो सेल डिवीजन रुके नहीं, तो वो रैपिड सेल डिवाइड करते करते एक मास स्ट्रक्चर बना देता है सेल का। उसी सेल मास स्ट्रक्चर को हम ट्यूमर्स कहते हैं। चलिए, तो ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन में भी दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल, या जिसको ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन सेल्स की बेसिकली होता है मेन सेल जिसको कहते हैं हमारे ब्रेन का, जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। और न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल होता है न्यूरॉन का, जो न्यूरॉन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और उसको सपोर्ट करता है। तो इन दोनों में से न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन बस न्यूरोग्लियल सेल में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, जिसके कारण वो सेल डिवीजन कर नहीं पाता है। बस न्यूरोग्लिया सेल्स में ही सेल डिवीजन होता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में, खासकर ब्रेन के केस में, ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन का साइट न्यूरोग्लियल सेल्स होता है, ना कि न्यूरॉन सेल्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, इस कारण से जो भी ब्रेन ट्यूमर का साइट है वो न्यूरॉन्स नहीं होता है, वो न्यूरोग्लियल सेल्स होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स के रैपिड डिवीजन के कारण हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, बात करिए अगर टाइप्स की, तो ब्रेन ट्यूमर के भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, पहला प्राइमरी ट्यूमर और दूसरा सेकेंडरी ट्यूमर। तो जब कभी ब्रेन के ही सेल्स में ओवरग्रोथ होगा, यानी ब्रेन के कौन से सेल्स में, ब्रेन के न्यूरोग्लियल सेल्स में, तो जब कभी भी ब्रेन के न्यूरोग्लियल सेल्स में ही ओवरग्रोथ होगा, वहाँ ही ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, तब उसे प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। और जब कभी बॉडी के किसी भी रीजन में एबनॉर्मल ग्रोथ हो और वो मूव करके ब्रेन में आ जाए, वो मेटास्टेसिस के थ्रू ब्रेन में आ जाए, तो उस केस को सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। तो प्राइमरी ट्यूमर की अगर बात करें तो वो भी कई तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच सेल इज अफेक्टेड। जैसे कि न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं तो अलग अलग टाइप्स के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। जैसे स्वान सेल्स में अगर अफेक्ट हुआ, अगर स्वान सेल्स में ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ तो उसको एकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। सेम अगर एस्ट्रोसाइट सेल्स अफेक्ट हुआ तो उसे एस्ट्रोनोमा कहते हैं। अगर हाइपोथैलेमस अफेक्ट हुआ तो उसे न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेल्स के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। इसके अलावा ब्रेन के एरियाज के अकॉर्डिंग भी ट्यूमर्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अगर ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में हो तो उसे फ्रंटल सार्कोमा कहते हैं, अगर ब्रेन के पैराइटल रीजन में हो तो उसे पैराइटल सार्कोमा कहते हैं, अगर ब्रेन के ऑक्सीपिटल रीजन में हो तो उसे ऑक्सीपिटल सार्कोमा कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रेन के जो लोब्स हैं, हमारे ब्रेन के जो रीजन्स हैं, उस बेसिस पर भी ब्रेन ट्यूमर्स को क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम किसी भी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को देखेंगे तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला बात, ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम्स डिपेंड करता है उसके लोकेशंस और किस सेल्स पर अफेक्ट हुआ है उस पर। यानी कि फ्रंटल पार्ट में अगर आपके फ्रंटल रीजन में ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है तो उसका सिम्टम्स अलग होगा। अगर ऑक्सीपिटल रीजन में ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है तो उसका सिम्टम्स अलग होगा। या फिर सेल्स के बेसिस पर भी ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर एस्ट्रोसाइट सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे, स्वान सेल्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। तो ये जो सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के हैं, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, ये डिपेंड करते हैं किस रीजन, कौन सा रीजन अफेक्टेड है और कौन सा सेल अफेक्टेड है। पर इनके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं जो सारे ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले माइग्रेन मीन्स सीवियर हेडेक। तो माइग्रेन किसी भी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स का एक कॉमन सिम्टम माना जा सकता है। पर ये माइग्रेन जो है, ये सीवियर हेडेक है, ये एक पैटर्न फॉलो करता है इन पेशेंट्स में। जैसे माइग्रेन जब भी शुरू होगा तो वो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा जब तक कि वॉमिटिंग ना हो।
फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसे 7 बजे सुबह माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हुआ है आज, तो वो माइग्रेन का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, और वो तब तक बढ़ेगा जब तक कि उस पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो। ठीक है, तो ये पहला सिम्टम हुआ माइग्रेन। अब दूसरा सिम्टम हो सकता है नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, और फिर या फिर स्लाइट विजन डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो ये तो सारे कॉमन फीचर्स हैं जो कि सारे ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट्स में हमें दिख सकते हैं। पर इसके अलावा ट्यूमर जिस भी रीजन में है उसके अकॉर्डिंग भी स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे अगर फ्रंटल रीजन में ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है तो पेशेंट को थिंकिंग कैपेसिटी कम होगा, पेशेंट का थिंकिंग कैपेसिटी कम होगा, लॉस ऑफ थिंकिंग होगा। अगर पैराइटल रीजन में हो रहा है तो सेंसेशन लॉस्ट होना शुरू हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आने लगेंगे। अगर टेम्पोरल रीजन में हुआ है तो पेशेंट को बोलने में परेशानी होगी, स्पीच डिस्टर्बेंस होगा पेशेंट का। और अगर ऑक्सीपिटल रीजन में हुआ है ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन तो पेशेंट का बॉडी बैलेंस्ड नहीं रहेगा, वो सही पोस्चर में नहीं खड़ा रह पाएगा, ना बैठ पाएगा। ठीक, तो ये सब हमने बात किया ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में। तो सबसे पहला बात कि ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को इपिलेप्सी का अटैक आ सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है पेशेंट का, स्ट्रोक आ सकता है, और इसके अलावा भी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। कैसे पता चलता है कि कोई पेशेंट ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रहा है। तो इसका सबसे पहला मेथड है सीटी स्कैन और दूसरा एमआरआई। मेनली इन्हीं दो टेस्ट से ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, सीटी स्कैन और एमआरआई। और बात करें इसके ट्रीटमेंट का, तो इसका ट्रीटमेंट मेनली सर्जरी ही होता है। सर्जरी के थ्रू ही उस ट्यूमर को हटाना पड़ता है, और सर्जरी के बाद पेशेंट को किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करने का एडवाइस दिया जाता है। तो ये हमने बात की अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।